सपने उड़ान भरने के लिए ही होते हैं, बशर्ते हमें सही मंजिल मिल जाए। और सही मंजिल मिलने के लिए ज़रूरत है सही दिशा, सही गाइडेंस और ढेर सारे हौसले की। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता माथुर और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान का इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम बात करते हैं युवाओं के करियर को लेकर और उनके वर्तमान को हम इस तरीके से निखारते हैं, उनको दिशा देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। और इसीलिए आज का कार्यक्रम भी आपके समक्ष हम लेके आए हैं। लेकिन आज का जो युवा है काफ़ी स्मार्ट हो गया है, अपडेटेड है, टैलेंटेड है, फोकस्ड है। लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो कई बार एक समय ऐसा आता है करियर के किसी मोड़ पर वो पहुंच जाते हैं जब कोई भी डिसीज़न लेने में वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस या चार्टेड अकाउंटेंट के चक्कर में कई बार कुछ ऐसे विकल्प नज़रअंदाज वो कर देते हैं जो कि अपार संभावनाओं वाले होते हैं। उसी में से एक करियर ऑप्शन है सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कंपनी के बड़े से बड़े फैसलों में हिस्सेदार बने, उसमें भूमिका निभाएं और जो बोर्ड है वो आपके सदस्यों का पालन करे और आपके ही सलाह का पालन करे, तो ऐसे में सीएस जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सीएस जो होते हैं वो किसी भी कंपनी के वित्तीय या हम बात करते हैं फाइनेंशियल और लीगल और साथ ही मैनेजमेंट सलाहकार होते हैं। यानी कि अगर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट जगत के गवर्नेंस हीरो वो कहे जाते हैं। आज हम जानेंगे कि सीएस आखिर बने कैसे, क्योंकि सवाल अभी भी वहीं के वहीं है। युवा है वो यही सोच रहा है सीएस कैसे बनना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कैसे हम एग्ज़ाम पास करें, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं पास हो गया तो बाद में क्या संभावनाएं होती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे हमारे बेहद ही स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं सीएस रामस्वरूप जाट जी, जो कि एक वेल नोन सीएस प्रोफेशनल हैं और साथ ही आरजे फर्म करके उन जो है वो सीएस फर्म उनकी है वो चला रहे हैं काफ़ी सालों से और काफ़ी लंबा अनुभव वो रखते हैं। साथ ही हमारे साथ हैं दूसरे गेस्ट सीएस जयेश चौधरी जी, लगभग 8 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डीडी राजस्थान के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। और साथ ही जो हमारे बीच में जो आज दर्शक के रूप में मौजूद हैं, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम होता है युवाओं को मोटिवेटेड होता है, युवाओं को डेडिकेटेड होता है, तो आप सभी युवाओं में से कुछ रिप्रेजेंट के तौर पे हम हमारे युवा यहाँ बिठाते हैं दूरदर्शन स्टूडियो में और वो सवाल करते हैं हमारे गेस्ट से। तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम की जो शुरुआत है ज़ोरदार तालियों के साथ एक बार हो जाए। तो सबसे पहले सवाल आपसे ही करना चाहेंगे सीएस रामस्वरूप जाट जी। सबसे पहले सवाल ये है मेरा कि कोई बच्चा अगर बनना चाहता है सीएस, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसकी नींव क्या है। किसी भी क्षेत्र की नींव को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये बताइए सीएस होते कौन है और उनकी किसी भी कंपनी में क्या भूमिका रहती है? जी मैम, सीएस एक तरह से अपने संसद के अंदर पार्लियामेंट में अंदर एक अलग से एक एक्ट बनाया गया है पारित करके, जो 1980 में के अंदर इसको पारित किया गया था। सीएस को अपने जो मेन इसमें जो कंपनी सेक्रेटरीज का जो स्कोप होता है वो जो भी कंपनीज होती है जैसे कंपनी कोई भी कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड होती है या कोई भी कंपनी जिनकी कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर होती है, उनके अंदर एज पर एक्ट जो कंपनी एक्ट 2013 में जो कंपनी एक्ट आया उसके अंदर एक्ट में लिखा हुआ कि जिस कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है उसके अंदर फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी आपको अपॉइंट करना है। अच्छा। और ये दूसरी चीज़ है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के अंदर हमारे जो इंस्टीट्यूट है जो अपने एक्ट के अंदर बनाया गया उसमें अपने पूरे भारत के अंदर 4 रीजनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। अच्छा। जैसे NIRC, WIRC और SIRC और EIRC जी। तो उसके उन 4 रीजनल स्टेशन के अंदर अलग अलग ब्रांचेज खोले गए हैं। जैसे अपने राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर इसके इंस्टीट्यूट चैप्टर है, अजमेर के अंदर चैप्टर है, भीलवाड़ा में चैप्टर है, उदयपुर में चैप्टर है, सीकर में चैप्टर है। तो इन चैप्टर के थ्रू इस पूरे जो इंस्टीट्यूट है उसको मैनेज किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स किसी को कोई सीएस बनना चाह रहा है तो उसको वहाँ पे कोई ट्रेनिंग हो या उसको कोई कोचिंग करना हो, ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज उसको लेना हो तो हमारे चैप्टर के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन रामस्वरूप जी, सीएस का रोल क्या होता है कंपनी के लिए, वो किस तरीके का काम करते हैं?
कंपनी के अपनी जो कंपनीज के जो वर्किंग होती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी रखना, उसके कॉर्पोरेट में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखना, ताकि जैसे हमारे गवर्नमेंट्स के अंदर ये नियम आता है कि हमारी कंपनी कोई भी पैसा कमाती है तो उसको अपने जो पैसा कमाती है उसका 2% समाज के अंदर सोशल एक्टिविटीज में उसको खर्च करना पड़ता है। अच्छा। तो उसकी ट्रांसपेरेंसी जो मॉनिटरिंग करना होता है वो सीएस को उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा जो भी अपने कानून के जो कंप्लायंस पार्ट होते हैं कि मॉनिटरिंग करना कि कंपनी ने प्रॉपर रिटर्न फाइल किया नहीं किया, कंपनी के जो भी सिस्टम के अंदर जो भी कंप्लायंस पार्ट और गवर्नेंस होती है, हर चीज की कंप्लायंस गवर्नेंस जो प्रॉपर करना होता है कंपनी सेक्रेटरी का ही रिस्पांसिबिलिटी लीगल वर्क को सबसे ज्यादा जो है वो सीएस लीगल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंपनी सेक्रेटरी मैनेज करता है। और कंपनी सेक्रेटरी को हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर उसका पार्ट माना गया है, जो के मैनेजरियल पर्सनल बोलते हैं उसको, केएमपी बोलते हैं। के मैनेजरियल का वो पर्सन में मेंबर होता है। मतलब हर कंपनी में एक सीएस होना बहुत जरूरी है। जो जिस कंपनी के अंदर 10 करोड़ से वो कैपिटल हो उसमें फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड होता है। और जो कंपनी का टर्नओवर कम होता है उनके लीगल कंप्लायंस जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, जो अपना खुद का प्रैक्टिस ओपन फर्म रजिस्ट्रेशन करके खुद की प्रैक्टिस काम करते हैं, वो उनके कंप्लायंस एनुअली कंप्लायंस करते हैं। जैसे कंपनी की एजीएम कंडक्ट करवाना होता है वो कंपनी सेक्रेटरी ही करवाता है। जैसे एजीएम किसी भी कंपनी के हर साल में एक बार उसको एनुअल जनरल मीटिंग करना होता है, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी सेक्रेटरी ही करवाता है उसको, उसके सारे कंप्लायंस। जयेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएस के काम के बारे में हमने सुन लिया, लेकिन कई बार सभी के मन में, ना केवल स्टूडेंट के मन में, एक डाउट होता है कि सीएस और सीए सेम प्रोफेशन है। उस डाउट को आप क्लियर कीजिए। जी नहीं मैडम, इसमें ऐसा है कि सीए एंड सीएस दोनों डिफरेंट प्रोफेशंस है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। सीए प्योरली द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। सीएस जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया उसके अंडर आता है। अच्छा। दोनों की अपनी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसका किसी भी कंपनी में जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है उसकी कंप्लाइंस मैनेज करना, बोर्ड मीटिंग्स करवाना, और कंपनी सेक्रेटरी एक रेगुलेटर्स जो होते हैं एमसीए, आरओसी, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, उनके और कंपनी के बीच में ब्रिज का काम करता है। अच्छा। इन दोनों को कम्युनिकेशंस वो ब्रिज है वो बांध के रखता है, अगर वो ब्रिज नहीं है तो दोनों का संपर्क टूट जाएगा। अच्छा। तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल मेनली कंपनी में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, वो सारी कंप्लायंस मैनेज करना, वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी को इन सभी सारे रेगुलेटर्स के सामने। अच्छा। वो कंपनी का फेस होता है उन रेगुलेटर्स के सामने। तो ये है कंपनी सेक्रेटरी। और जो सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका मेन फोकस होता है फाइनेंस सेक्टर की तरफ, जैसे स्टेचुटरी ऑडिट हो गया, सेक्रेटरी ऑडिट हो गया, अकाउंटिंग पार्ट हो गया, फाइनेंस पार्ट हो गया, जीएसटी। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग फोकस है। यस, बेशक कि कोई भी सीएस या सीए चाहे तो वो अपने अपने किसी दूसरे सेक्टर में प्रैक्टिस कर सकता है, बट बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही। जी, मतलब ये मान सकते हैं कि जो सीएस होते हैं वो सिर्फ पेपर वर्क तक सीमित नहीं होते हैं किसी भी कंपनी के, वो एक आधारशिला होते हैं किसी भी कंपनी के। हम आपको बता दें, हमारे साथ जो स्टूडेंट यहाँ उपस्थित हैं तो उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। उनके मन में काफ़ी डाउट्स भी हैं और काफ़ी उम्मीदें लेके आज वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो उनका एक सवाल हम लेना चाहेंगे। कौन है जो अपना सबसे पहले सवाल करेगा? जी, मेरा नाम हर्षिता बेरवाल है, मैं 12th कॉमर्स से हूँ। मेरा सवाल जीएस सर से है कि सीएस के बाद गवर्नमेंट में कोई स्कोप है क्या? जी हर्षिता, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद में एक कंपनी सेक्रेटरी के बाद पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो अगर आपका सवाल गवर्नमेंट सेक्टर से है तो मैं उस पर आता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाने के लिए कोई भी कंपनी सेक्रेटरी, इंडिया में जितने भी पीएसयूज है मैडम, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनीज है, उन सभी कंपनीज को एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करके रखना होता है। तो कोई भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप उन जो पीएसयूज है उनकी जब भी वैकेंसीज ओपन होती है जो कंपनी सेक्रेटरी, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप वहाँ पे बाकायदा एग्ज़ाम या उनकी जो भी ड्यू प्रोसीजर होती है वो फॉलो करके आप वहाँ पे अपॉइंटेड हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पीएसयू जो आपने, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप जितने भी रेगुलेटर्स है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, रजिस्टर ऑफ कंपनीज हो गया, आईआरडीए हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी हो गया, ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं इनका मेनली काम होता है कंप्लायंसेस चेक करना कि कंपनी कंप्लायंसेस कर रही है या नहीं कर रही। तो वहाँ चेक करने के लिए जो बैठते हैं वो प्रोफेशनल्स, हम जैसे प्रोफेशनली बैठते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स निकलती है, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो रेगुलेटर्स होते हैं वहाँ पे भी आप जाके क्वालिफाई करके आप वहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में रेगुलेटर्स में हो आप जाके वहाँ पे
जॉब करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। राम स्वरूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी लंबे सफ़र की या सफ़र की शुरुआत का पहला कदम बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस सफ़र की बात करते हैं, CS बनना कोई बच्चा चाहता है, अगर वो 12th या ग्रेजुएशन कर रहा है, सबसे पहला कदम क्या होता है? जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो कोई भी स्टूडेंट यदि 12th पास करके यदि वो CS की प्लानिंग कर रहा है कि मेरे को CS बनना है, तो 12th के टाइम पे, मतलब 12th पास होने से रिजल्ट उसको अपीयरिंग 12th जब कर रहा है, तो वो एक जो हमारे ICSI की वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन का होता है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अच्छा। और उसके बाद साल में 4 बार अपने CSCT का एग्जाम होता है, CSWT का एग्जाम होता है, उसमें वो कि साल में 4 बार होता है, वो 4 बार में किसी भी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है, वो रजिस्ट्रेशन करवा के उसमें अपीयर हो सकता है। अच्छा। तो और उसमें एग्जाम के देके और वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो आगे सेकंड एग्जाम होता है, एग्जीक्यूटिव एग्जाम, और तो उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। अच्छा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनके लिए हमारे CSCT का एग्जाम हमने एग्जाम्शन कर रखा है, तो उसके लिए हमारे कोई भी स्टूडेंट यदि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, कोई भी स्टूडेंट जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, कोई भी स्टूडेंट मेंबर ये जो CA कर चुका हो, ICWA कर चुका हो, या कोई भी मतलब जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्ट हमारे उनके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने उनको CSCT के एग्जाम की एग्जाम्शन दे रखी है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव का एग्जाम एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा के एग्जीक्यूटिव का एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। जी, मतलब ICSI जो है वो CSWT वाला एग्जाम कंडक्ट करवाता है। हाँ, और ये जो CSCT का जो एग्जाम होता है वो कहीं पे भी कोई इंस्टीट्यूट में या कहीं कॉलेज में या कहीं पे भी नहीं होता, ये अपने घर बैठे होता है। अच्छा। इसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है कि कोई भी एग्जाम बच्चा जो दे रहा है वो घर पे अपने कंप्यूटर से अपने घर पे दे सकता है। अच्छा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि अपन आपके दिमाग में मन में आ रहा होगा कि सर फिर तो हम किसी को पूछ के यार उसका रिप्लाई कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें जो एग्जाम होता है प्रॉपर कैमरे से मॉनिटरिंग होती है। उसमें आप जैसे एग्जाम दे रहे हो लेकिन आप इधर उधर भी देखोगे ना, तो उसमें तुरंत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो वो प्रॉपर आप उसके सामने अपने कंप्यूटर से एग्जाम दे सकते हैं। जी जयेश जी, आपसे इसी से सवाल मिलता जुलता मैं लेना चाहूँगी। जैसे इन्होंने जिक्र किया कि CSWT एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह का एग्ज़ाम है और कैसे शुरुआत की जाए उस एग्ज़ाम की, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ICSI ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उस एग्ज़ाम पैटर्न को कैसे फॉलो किया जाए, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। अगर आप कंपनी सेक्रेटरीशिप में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है CS करने की, तो सबसे पहला जो बेसिक नींव होता है वो CSWT होता है, जो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, सिर्फ आपको CS की जो है वहाँ पे एंटर करने के लिए पहला कदम है आपका। अगर आप 12th करने के बाद ही तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप CSCT नहीं करना चाहते हैं और आप एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करना है तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको 3 साल का समय लगता है 12th के बाद में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा समय बचे तो आप डायरेक्ट 12th के बाद में आप CSWT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। CSWT बेसिक जो अपने कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें GK हो गई, जो आपके जनरल एटिट्यूड्स हो गए, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, जनरल अवेयरनेस, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आप वो क्वेश्चंस क्वालिफाई अटेम्प्ट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, देन आप डायरेक्ट CSWT एंटर कर सकते हैं। CSWT का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, जैसा कि सर ने बताया। CSWT के लिए आपको सिंपल 50% का मार्क्स लाना पड़ेगा। 50% लाने के बाद CSWT क्वालिफाई कर सकते हैं जी। एवरेज सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट में 40% एंड टोटल क्वांटिटी अगर हम देखते हैं तो 50% आपके मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद में आप CSWT क्लियर कर लेते हैं जी। तो CSWT की अगर आपने बात करी है तो ICSI एक बहुत बड़ी बॉडी है CS एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। उस ICSI के बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी भूमिका क्या होती है और CSWT जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें उसका कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्या होता है बच्चे जानते तो हैं कि एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन वो डायरेक्ट ICSI की जो वेबसाइट है या जो उसकी भूमिका है उनको नहीं समझ पाते। हम पहले उसको समझना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी बॉडी है ये, इसके बारे में बताइए। मैम ICSI का है ना, ऐसा मतलब ओनली ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट्स के लिए वो ओनली भाई की वेबसाइट पे ही सब कुछ है। ICSI हमारे कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम सारे जो स्कूल्स है उनमें कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कंटिन्यू ICSI मॉनिटरिंग करके और कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम से भी करवाती है। अच्छा।
इसके अलावा ICSI इसके जो जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको मतलब जैसे कि कोई स्टूडेंट CS करना चाह रहा है तो वहाँ पे हमारे जो रीजनल ऑफिसेज में उनमें स्टाफ कंटिन्यू हमारे इसीलिए हेल्प स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। कोई भी स्टूडेंट यदि इंटरेस्टेड है तो वो कॉल भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे देख के कि प्रॉपर वेबसाइट है वहाँ पे ही ढूंढ सकते हैं अपन या वहीं सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ICSI की प्रॉपर हमारे चैनल में चैप्टर हर एरिया वाइज चैप्टर बना रखे हैं और चैप्टर में जो हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। कभी भी आप एनी टाइम कॉल करोगे तो आपकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर हेल्प करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमारे जो आज का जो कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, उसमें हमारा जो मोटिवेशन जो रहता है और हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो सकें इस कार्यक्रम से। और उन्हीं युवाओं में से कुछ युवा हमारे बीच उपस्थित हैं, तो उन्हीं में से किसी का सवाल हम लेना चाहेंगे। कौन है जो सवाल करेंगे? जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम हेमंत सिंह है, मैं 11th कॉमर्स से हूँ। आज का मेरा सवाल है कि CS बनने के लिए हम प्रिपरेशन 11th-12th के बाद करें या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, कौन सा ज़्यादा बेटर है? कौन से ज़्यादा बेटर है? ओके जी, आप यदि आपको जो CS करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि आप यदि CS करना चाह रहे हो तो आप CS यदि आपको बस आप एक टाइम लगेगा। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो आपके ग्रेजुएशन में 3 साल लगेंगे और 3 साल के बाद आप यदि एग्जीक्यूटिव एग्जाम दोगे तो आपको 1 साल बच रहा है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया ये है कि आप 12th के बाद यदि CSCT का एग्जाम दोगे तो वो आपको 12th के एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ही एग्जाम आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद में CS 12th पास होने के बाद में एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और उसके बाद में एग्जाम दे पाऊंगा। तो आप 12th के साथ साथ अपीयरिंग इन 12th चल रहे हो तो आप CSCT का एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो पर्टिकुलर CS इंस्टीट्यूट में जो टाइम पीरियड आता है, जैसे जनवरी में एग्जाम होता है, मई में होता है, जुलाई में होता है और नवंबर में एग्जाम होता है, तो आप पर्टिकुलर टाइम में एग्जाम देके और आपका 2 साल का टाइम पीरियड है वो आप बचा सकते हो। तो ज़्यादा यही ओपिनियन है कि 12th के बाद ही आपको CS करना चाहिए। बिल्कुल। जयेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि CSEET का एग्ज़ाम सबसे मेन एग्ज़ाम होता है CS स्टूडेंट के लिए, पहला कदम वही होता है। 3 तरीके के एग्ज़ाम ये करवाता है, कंडक्ट करवाता है। एग्जीक्यूटिव होता है, CS स्टार्टिंग जो होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है, उसके बाद फाइनल जो भी होता है डिसीजन। तो इन तीनों एग्ज़ाम में किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की जाए, स्टूडेंट को किस तरीके से अवेयर रहना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, प्रिपरेशन जो टाइमिंग होता है, क्योंकि टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, हम कितने घंटे पढ़ाई करें, किस एग्ज़ाम के लिए कितना समय दें, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप बताएं। जी बिल्कुल, देख लीजिए मैम कि अगर आप एक बार जब CSEET का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं देन आप एंटर हो जाते हैं CS में। आप एग्जीक्यूटिव की जब तैयारी करना चाह रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट है कि वो अपने खुद के मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराता है। अच्छा। आपकी प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट के खुद के मॉड्यूल्स है, खुद स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएगा। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने के बाद में इंस्टीट्यूट के अपने खुद के क्लासरूम फैसिलिटी पे प्रोवाइड करवाता है आपको। मार्केट में आप चाहें तो प्राइवेट मार्केट में जाके कोचिंग क्लासेज ले सकते हैं, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इंस्टीट्यूट के वर्चुअल, जैसे आज इंटरनेट का ज़माना है टोटल, तो आप वर्चुअल क्लासेज ले सकते हैं। आप क्लासरूम फिजिकल क्लास अगर आप अटेंड करना चाहें तो आप इंस्टीट्यूट में जाके किसी भी अपने नियर बाई चैप्टर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहाँ पे आप अपनी क्लासेज ले सकते हैं। आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए आपके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में और फाइनल प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट्स वही रहते हैं जो आपके आगे जाके अपने करियर में, अपनी लाइफ में काम आने वाले हैं। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का जो मेन जॉब होता है, जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंप्लाइंस मैनेज करना, कंप्लाइंस मेंटेन करके रखना। तो जितने भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, मान लीजिए इनकम टैक्स लॉ है, टैक्सेशन है, कंपनीज लॉ है, कॉर्पोरेट टैक्स है, CSR है, फेमा है, PMLA है, IPR एक्ट है, IBC है, ये जितने भी एक्ट्स है यही सब्जेक्ट है जो आपके आगे जाके काम में आने वाले हैं। जी, तो मतलब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, हर एग्ज़ाम के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, क्या कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है? जी, इसमें ये है मैम कि अगर आप जैसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम देते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम देते हैं, तो इनके साल में 2 बार इंस्टीट्यूट एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करवाता है। एक 1 इज इन जून एंड 2nd इज इन दिसंबर। आप किसी भी अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो पास का जो क्राइटेरिया है कि कितने नंबर आप लाएंगे तो आप पास हो पाएंगे, तो आपको हर एक एग्ज़ाम में उन्होंने सेपरेट मॉड्यूल्स बना रखे हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 3 सब्जेक्ट, मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप मॉड्यूल 1 के लिए अपेयर कर रहे हैं या मॉड्यूल 2 के लिए। आप चाहें तो एक साथ मॉड्यूल 1, 2 दोनों एक साथ दे सकते हैं।
आपके पास समय कम है तो आप चाहें कि मैं दोनों मॉड्यूल अलग अलग समय पे देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों अलग अलग समय पे दे सकते हैं जी। तो जो क्राइटेरिया आपको जो पास करना है कि अगर आप मॉड्यूल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स में मिला के 150 मार्क्स आने चाहिए। ओके। बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40 आनी चाहिए। अगर आपके एक सब्जेक्ट में 40, दूसरे में 60 और तीसरे में 50 आ रहे हैं तो आप पास हो जाओगे। अच्छा। मीन्स क्यूमुलेटिव में आपके 150 आने चाहिए, 50 पर सब्जेक्ट। और अगर आपके किसी में ज़्यादा और किसी में कम आ रहे हैं तो मिनिमम एक सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स आने चाहिए। अच्छा। तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सेकंड मॉड्यूल के लिए, इफ़ आपका फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर आपने कर लिया देन यू विल बी अपियर फॉर द सेकंड मॉड्यूल। तो इन सेकंड मॉड्यूल में भी सेम कंसेप्ट है कि आप सेकंड मॉड्यूल में भी आपको ओवरऑल 50 मार्क्स मीन्स 3 सब्जेक्ट्स अगर है तो 150 मार्क्स आपके आने चाहिए। इन पर सब्जेक्ट आप अगर 40 मार्क्स लाते हैं और तो आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट में आपके 60 आ जाते हैं तो आपका एडजस्ट हो गया, आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जो आपने बताया है किस तरीके से तीनों एग्जाम में क्वालिफाई करना है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी जो है युवाओं को रेडी करनी चाहिए। मार्किंग का कितना बड़ा रोल होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें? जी मैम, इसमें अपने जो CS के जो एग्जाम होते हैं अपने जो CS, WT और एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल एग्जाम, तीनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मैम। तो ये बहुत बेनिफिट है बच्चों ये के मैम बेनिफिट है, और बच्चों को ये भी बेनिफिट है। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें ये है कि अपन किसी अदर कंपटीशन एग्जाम में यदि बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट पोस्ट निकालती है, जैसे कि 500 बच्चे हम पास करेंगे, या जैसे MBBS डॉक्टर बनना है तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास 20,000 सीट्स है, तो जो 20,000 सीट्स जो बच्चे टॉपर आएंगे उन्हीं को हम लेंगे। लेकिन ऐसा मैम CS के कैरियर बना, यदि कोई बच्चा CS में कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए कोई मतलब प्रोहिबिशन नहीं है। CS में ये है कि आप जो पर्टिकुलर आपकी जो गाइडलाइंस है कि आप 50% ओवरऑल 50% मार्क या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40% से नीचे अब यदि आपके मार्क्स आते हैं तो आप उसमें मतलब उसके में चाहे 5,000 बच्चे पास हो चाहे 10,000 हो, से कोई प्रोहिबिशन नहीं है। इसके अलावा अपने जी कोई भी स्टूडेंट्स जिसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे एक मॉड्यूल इन्होंने बताया JSC ने कि एक मॉड्यूल में आप यदि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप 40% और टोटल मार्क्स यदि 50% लाना जरूरी है तो ये आप पास माने जाओगे। लेकिन पर्टिकुलर यदि एक सब्जेक्ट में, जैसे एक मॉड्यूल में 3 एग्जाम है, 3 एग्जाम में से किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आपके 60% से अबव मार्क्स आते हैं तो उसमें एग्जाम से मानी जाएगी। फर्दर आप यदि उस मॉड्यूल को एग्जाम देते हो तो उस पर्टिकुलर एग्जाम जिस सब्जेक्ट में आपके 60% से अबव मार्क्स आते हैं उसको एग्जाम देने की नीड नहीं रहती है। उसमें परमानेंटली उस एग्जाम से मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पेपर से। चलिए, CS बनने के लिए कई स्टूडेंट हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, उनसे हम सवाल लेना चाहेंगे। अगला कौन सवाल करे? जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं क्लास 12th से हूँ। मेरा सवाल JS सर से है कि CA क्लियर करने के लिए कितनी स्टेजेस क्लियर करनी पड़ती है और इसमें कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं? ओके, सो जैसा कि अभी हमने बात की है कि CS क्लियर करने के लिए आपके पास, अगर आप 12th के बाद स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 3 स्टेजेज है, CS EET, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। बट आप अगर ग्रेजुएशन के बाद में स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपको CS EET की एग्जामिशन मिल जाएगी, आप डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में एंट्रेंस दे सकते हैं। देन CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल, उस केस में आपके पास 2 स्टेज है। 2 स्टेज पास करने के बाद में जो रिक्वायर्ड जो इंस्टीट्यूट की जो ट्रेनिंग गाइडलाइंस है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो करने के बाद में आप CS के मेंबर बन जाते हैं, आपको CS मेंबरशिप मिल जाती है। तो राम स्वरूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि CS बनने के बाद अपार संभावनाएं हैं, ऐसा बहुत कम लोगों को पता है, काफ़ी युवा हैं जो इसे नहीं मानते हैं सच। आपसे जानना चाहेंगे, CS अगर बच्चा बन जाता है उसके बाद कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? मैम CS बनने के बाद ऐसा कि अपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। एक इंसान के होता है कि अपने CS एग्जाम पास करना एक मतलब अपने इंसान को ये हो जाता है कि एक मेरे पास एक एलिजिबिलिटी होगी किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में एंट्री करने के लिए, कि एक एंट्री करने के लिए मेरे पास एक ID कार्ड बन गया एक तरह से। तो ID कार्ड बनने के बाद एक इंसान के पास मेनली 2 ऑप्शन होते हैं। एक मेनली देखा जाए तो 2 ऑप्शन होते हैं। एक या तो खुद का बिजनेस करना हो, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा खुद का बिजनेस करूँ, मेरे नीचे में बहुत सारे मोदी जैसे बोल रहे हैं कि रोजगार बढ़ाओ, तो एक खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर खुद के अपना एज ए प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रैक्टिस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा के इंस्टीट्यूट में अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा स्कोप होता है कि एक तरह से वो जॉब करना चाहिए। 2 ऑप्शन होता है, प्रैक्टिस करना या जॉब करना। यदि कोई भी स्टूडेंट्स यदि CS बनने के बाद वो जॉब करना चाहे तो उसके पास बहुत सारे स्कोप्स है। जॉब के अंदर ये है कि जैसे कि अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था इन्होंने कि अपने जैसे कि SEBI में करना हो, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs के अंदर जॉब
जॉब करना हो, या कोई जैसे आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में काम करना हो। अभी हमारे इंस्टीट्यूट ने जैसे कोई भी स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए हमारी ICSI ने CRC मानेसर में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से MOU भी हो रखा है कि वहाँ पे जो भी कंपनीज के कंप्लाइंस चेक करने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे फ्रेशर CS को ही हायर करते हैं वहाँ पे। और जॉब ये तो जॉब के अंदर, और इसके अलावा भी जो भी कंपनी होती है मार्केट में, जो भी कंपनी कोई लिस्टेड होती है, लिस्टेड के लिए उसके लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी हो बोर्ड मेंबर के अंदर। इसके अलावा भी जैसे कोई कुछ कंपनीज होती है जिनके अंदर 10 करोड़ से वो कैपिटल की हो तो उसमें भी CS की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो हो गया एज ए एम्प्लॉयमेंट। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो प्रैक्टिस में जाना चाहिए तो प्रैक्टिस में इतनी संभावनाएं है मैम कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे उसमें वो कंपनीज लोग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सेबी के अंदर जैसे LODR रेगुलेशंस की प्रैक्टिस, पर्टिकुलर एक टॉपिक भी यदि इंसान प्रॉपर यदि कर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर भी, जरूरी नहीं एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना तो बहुत मुश्किल है, पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर भी अपन यदि प्रैक्टिस कर सकते हैं ना तो अपने लिए बहुत सारी वेज होते हैं। जी जय जी, आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि रामस्वरूप जी ने बताया कि प्रैक्टिस और जॉब दोनों की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आज का जो समय है स्टार्टअप का, युवाओं में क्रेज़ है स्टार्टअप के लिए और सोचते हैं कि भविष्य भी उसी में ही है। अगर स्टार्टअप की बात करें तो CS का क्या रोल हो सकता है स्टार्टअप में? क्या CS का बनकर भी स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है खुद का? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी अगर आप जॉब करना चाहें या प्रैक्टिस करना चाहिए, उनके अलावा भी अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी या आप अपनी लीगल या आपकी कंप्लाइंस ओपिनियन देने के लिए आप अपना स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया में चल रहे हैं ऐसे जो प्योरली जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं उनका कंप्लाइंस मैनेजमेंट करते हैं। तो आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। आप जितनी भी बड़ी कॉरपोरेट्स होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स है, कॉरपोरेट हाउसेज है, उनके पास में वो चाहते हैं कि हम अपना इन हाउस अगर कंप्लाइंस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम आउटसोर्स कर दें। तो ऐसी कहीं कॉरपोरेट हाउसेज का आप कंप्लाइंस मैनेजमेंट के लिए आप अपना स्टार्टअप ला सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल इंडिया में ये स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और चला रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है कि जितनी भी रेगुलेटरी कंप्लाइंस हो गई, स्ट्रेचरी कंप्लाइंस हो गई, लीगल कंप्लाइंसेस हो गई, टैक्सेशन कंप्लाइंस हो गई, ये सारी कंप्लाइंसेस आप मैनेजमेंट करने के लिए अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। जी, सो स्टार्टअप के ऑप्शंस हैं। जी, तो मतलब CS बनने का जो सफ़र है लंबा ज़रूर है, और जो भी सफ़र के आपने पहला कदम और जर्नी आप बता रहे हैं, बीच के सफ़र तक हम पहुंच गए, आगे भी हम बातचीत चालू रखेंगे। तो हम अगर बात कर रहे हैं CS बनने के सफ़र की, तो यहाँ सफ़र में भागीदार बनने के लिए कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ उपस्थित हैं जो CS बनना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्हीं में से किसी का सवाल हम ले लेते हैं। जी सर, मेरा नाम राघव शर्मा है, मैं क्लास 12 कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा रामस्वरूप सर से ये सवाल है कि CS का पर एनम पैकेज क्या रहता है? जी राघव, देखो पैकेज के अंदर किसी भी फील्ड में जाओ आप, प्रोफेशनल जब एक बार इंसान प्रोफेशनल की फील्ड में जाना चाहता है तो वहाँ पैकेज वाली बात तो आप मतलब कोई फिक्स नहीं होती। कोई भी यदि आपके अंदर CS बनने के बाद आप ये नॉर्मल पैकेज की बात करो आप, तो मैं बताऊँ आपको कि हमारे जैसे CS इंस्टीट्यूट ने MCA से भी MOU कर रखा है, उसमें जो फ्रेशर CS होते हैं, जो उनको जैसे कई बार कई स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती तो हमारे वहाँ बोलते हैं कि हमारे CRC के अंदर हम वहाँ पे इंटरव्यू करवा के वहाँ फ्रेशर CS को वहाँ हायर करवाते हैं। तो वहाँ पे नॉर्मली अपनी 40,000 से 50,000 पर मंथ की सैलरी वहाँ रहती है। लेकिन ऐसे पैकेज की अपन बात करें तो मैं ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, 50,000 नहीं या 50 लाख रुपए भी आपकी एनुअली पैकेज हो सकती है, क्योंकि आपकी उसमें ऐसा कुछ नहीं, आपके एबिलिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन मिनिमम आप मान के चलो 50,000 का मिनिमम पर मंथ की इनिशियल स्टेज पे। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, आपकी एज जैसे जैसे आपको 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो उसके बाद आप ये पूछने का क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मेरे को पैसा कितना चाहिए। मतलब पैसा आपको खुद को ही रहेगा कि मेरे को जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप एक कंपनी को छोड़िए दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। भाई मेरे को आज 10 से 50 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन कल ना दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, वो बोला मैं आपको 60 लाख रुपए दूंगा, तो वहां पे बिना कहीं आप स्विच ओवर कर सकते हो। और मैंने आज तक ऐसे कभी भी नहीं सुना कि कोई भी कंपनी किसी भी, मैंने दूसरी कंपनी में सुनता है कि आज इस एम्प्लॉय को हटा दिया, वो हटा दिया, लेकिन मैंने आज तक पहली मतलब इतनी साल मेरे 10 साल की प्रैक्टिस में कभी ऐसे नहीं सुना कि किसी भी कंपनी सेक्रेटरी को कि कंपनी ने निकाल दिया हो जी। इस वजह से कि मेरे काम ने या ये कंपनी सेक्रेटरी खुद छोड़ के जाता है अपनी इच्छा से कि मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। फिर भी कंपनी कोशिश यही करती है कि आपको कितनी क्या अपॉर्चुनिटी में नई कंपनी क्या पैकेज देना चाह रही है, हम कोशिश करेंगे हम आपको देंगे, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी उस कंपनी का इतना मतलब आपस में मैनेज करता है, कंपनी का कंप्लायंस इतना प्रॉपर मैनेज करने की वजह से, क्योंकि कंपनी को बिना कंपनी सेक्रेटरी के कंपनी चल नहीं सकती, रीढ़ की हड्डी होता है कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के लिए। तो इसलिए पैकेज का वहाँ पे
पॉइंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए पैसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। वहाँ पे ये है कि आप क्या उन कंपनी के लिए क्या कंप्लायंस किस वे में कर रहे हो। यदि आप प्रॉपर वे में कर रहे हो तो आपके लिए पैसे की कोई मतलब बोर्ड के लिए कोई मतलब आपके लिए मना है ही नहीं वहाँ पे पैसे की बात। जयेश जी, जैसा कि रामस्वरूप जी बता रहे हैं कि वैसे आज के युवा को पद, प्रतिष्ठा और पैसा तीनों चाहिए, एक प्रॉपर फ्यूचर वो वही सोचते हैं, लेकिन इन तीनों को पाने के लिए कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आपके लाइफ में भी, क्योंकि CS का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है, चुनौती भी आई होगी इस सफ़र में। उस चुनौती को हम आपके ही ज़ुबानी जानना चाहेंगे और मैं चाहूँगी कि हमारे जो युवा आपको देख रहे हैं, दर्शक, उनको भी बताएं कि इस सिचुएशन में जब चुनौतियाँ आती है, जब एक टाइम ऐसा आता है कि हम गिव अप करने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन में कैसे फेस किया जाए। जी बिल्कुल। देखिए मैम, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में या प्रोफेशनल कोर्स छोड़ दीजिए, आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में अगर आप सफल इंसान बनना चाहते हैं तो हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। तो वैसे ही अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहेंगे तो आपको चुनौतियां तो हर रास्ते में आपको मिलेगी ही, बिना चुनौतियों की कोई भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने भी अपनी लाइफ में सफल होने के लिए मैंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। मैंने भी कंपनी सेक्रेटरीशिप स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद में मेरे को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो इवन एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार, कई बार मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं कहाँ फंस गया, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरी बस की बात नहीं है। बट मैं डटा रहा और मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, रात दिन मेहनत करता रहा, देन आखिरकार मेरे को सफलता मिली जी। तो वैसे ही आप लोगों के पास में भी, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियाँ मिलेगी, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है और आपको करना पड़ेगा। आप चुनौतियों से डर के आप दूर नहीं भाग सकते। अगर आप वहाँ गिव अप कर दिए तो आप सफल इंसान कभी नहीं बन पाओगे। अगर आपको सफल बनना है तो आपको गिव अप नहीं करना है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार भी अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आपको गिव अप नहीं करना और आपको सामना करना, डट के सामना करना परेशानियों का। क्योंकि अगर आप कंपनी सेक्रेटरीशिप का एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप 1 बार में क्लियर नहीं हो रहे हैं, 2 बार में नहीं हो रहे हैं, 3 बार में नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 4थी बार ट्राई करो, आप 5वीं बार ट्राई करो। आपको गिव अप नहीं करना है। आप जिस दिन गिव अप कर दोगे, क्योंकि आगे वही इंसान बढ़ता है जो गिव अप नहीं करेगा। डेडिकेशन बहुत जो डेडिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कभी गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप किए तो आप पीछे रह जाओगे। बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने भी कभी गिव अप नहीं किया। मैं हमेशा, मेरे सामने मेरे को कई लोगों ने बोला कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये शहर वालों का कोर्स है, तू कहाँ का गाँव वाला ठहरा, तू नहीं कर पाएगा। बट मैं सर को दरकिनार करके आज मैं कर लिया। और गांव वाली अगर बात करें, की बात आई तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैस क्या है, जैस और हम साथ साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। जो हमारी जो CS की ट्रेनिंग होती है वो हम ट्रेनिंग यहाँ जयपुर के अंदर या मोहम्मद टावर के अंदर ताराचंद शर्मा जी और अनिल गुप्ता जी, उनके अंडर में हम ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जेस का क्या, मेरा तो CS था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, लेकिन जेस को फिर ट्रेनिंग कर रहे थे तो जेस को मैंने बोला कि इसका क्या अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था। एक मतलब इसका पर्टिकुलर एक मॉड्यूल तो क्लियर हो गया था, दूसरा मॉड्यूल इसका क्लियर नहीं हो रहा था। दूसरे मॉड्यूल में भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट था हमारे, तो उस पर्टिकुलर एथिक्स सब्जेक्ट था जो एथिक्स का सिखाता है कि अपन को कैसे किसी के सामने मतलब प्रॉपर एथिक्स मैनर्स की बात आती है, वो सारी चीजें सिखाते हैं। वो चीजें इसमें इसके बार बार ये क्लियर नहीं हो रहा था। इसने 2 बार एग्जाम दिया, इसका क्लियर नहीं हुआ। तो ये जैसे ही क्लियर नहीं हुआ तो इसने क्या किया, हमारे ट्रेनिंग के टाइम पे आते आते इसने बंद कर दिया, ऑफिस आना ही बंद कर दिया। मैंने सर को बोला कि सर जेस तो आ ही नहीं रहा। तो फिर मैंने इसी से फोन किया तो ये बोल रहा है कि मैं तो फ्लिपकार्ट के अंदर एज ए जो अपन डिलीवरी बॉय का काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये मतलब डिलीवरी के लिए मारो, जो डिलीवरी का इसने बाइक ले ली, ठेला वेला टांग के आराम से सुबह निकलता और दिन भर डिलीवरी करने लग गया जो भी फ्लिपकार्ट के अंदर। फिर मैंने इसको 10-15 दिन रिजल्ट के बाद मैंने इसको नहीं बोला कुछ भी। 10-15 दिन बाद फिर मैंने 20-1 दिन बाद इसको फोन किया कि कोई नहीं, अब की बार एक बार हो सकता है एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई रीजन हो गया हो, या इसका अपन कॉपी मंगवा के चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ऐसी कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की वजह से बार बार रह रहा है। तो इसको मैंने फोन किया, इसको ऑफिस में बुलाया, इसको वापस मोटिवेट किया और हमारे सर ने बोला कि कोई ना, अब की बार हो जाएगा, अब की बार पास हो जाएगा। और उसके बाद उसने जब दोबारा एग्जाम दिया तो उसके बाद इसका पास हो गया। मतलब आप दोनों की जो स्टोरी है, आपकी जर्नी काफ़ी मोटिवेशनल रही है और हमारे जो आज का युवा है भारत का काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, सशक्त भी है, मतलब मोटिवेटेड भी है। तो हमारे बीच में जो युवा शक्तियाँ जो उपस्थित है दूरदर्शन स्टूडियो में, उन्हीं का हम सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या कुछ डाउट्स हैं जो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। कौन सवाल करेगा जी? मेरा नाम सलोनी परिहार है, मैं क्लास 12 कॉमर्स से हूँ। मेरा सवाल जय सर से है, क्या हम CS क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास स्कोप्स क्या होते हैं, कोर्स कौन सा करना होता है?
यस सलोनी, कि एक बार जब आप कंपनी सेक्रेटरीशिप आप क्लियर कर लेते हैं, जब आप एक सीएस के मेंबर बन जाते हैं, देन आपके पास क्या क्या स्कोप्स अवेलेबल है, यही सवाल है आपका? जी। तो स्कोप्स में जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि स्कोप्स में आपके पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत 4, 5, 6 आपके पास स्कोप्स अवेलेबल है। फर्स्ट कि आप किसी भी कंपनी में, कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी में अगर आप एज ए सर्विस करना चाहते हैं, देन आप किसी भी कंपनी में जाके आप सर्विस कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्योरली कंप्लायंस मैनेजमेंट करना। सेकंड, आप अपना खुद का प्रैक्टिसिंग ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं, आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पे जितने भी कंपनीज के ऊपर जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होती है, जो एमसी, आरओसी की, बीएससी, सेबी, इनकी जो कंप्लायंसेस वो मैनेज करना होता है। थर्ड, आप जैसे अभी एनसीएलटी एक नई बॉडी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके सामने सीएस को ऑथराइज किया गया है एज ए रिप्रेजेंट करने के लिए। आप जैसे एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे आप एनसीएलटी में भी कंपनीज के जो केसेज होते हैं वहाँ पे आप एज ए क्लाइंट अपने कंपनीज के क्लाइंट की तरफ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने। उसके अलावा आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आईपीआर जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट है, वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। आप वहाँ पे भी जाके अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि आप अपना स्टार्टअप कंप्लायंस कंसल्टेंसी या कंप्लायंस मैनेजमेंट का अपना खुद का स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। आप अपने पीएसयू, कोई गवर्नमेंट बॉडीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनीज है, वहाँ पे जाके आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप जॉब कर सकते हैं। आप जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है, एमसी, आरओसी, बीएससी, सेबी, एनएससी, आईआरडीए, आरबीआई, वहाँ पे भी बहुत सारी कंप्लायंस में पोजीशंस ओपन रहती है, वैकेंसीज ओपन होती है, वहाँ पे भी जाके एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप अपनी जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी स्कोप्स अवेलेबल है आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के पास में। उसके अलावा आप विदेशों में भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। एक कंपनी सेक्रेटरी के जैसे यूके हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, वहाँ पे अपने कंपनी सेक्रेटरी से का जो कोर्स करने के बाद में आईसीएआई ने एक अलग से कोर्स डिफाइन किया है, आईसीएसए। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो देन उसके बाद में आप फॉरेन नेशंस में दुबई, सिंगापुर और यूके में जाकर भी एज ए कंपनी सेक्रेटरी, जहाँ पे उसको कंपनी सेक्रेटरी नहीं बोल के कॉर्पोरेट सेक्रेटरी बोलते हैं, आप वहाँ पे भी जाके कंप्लायंस मैनेजमेंट का, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी का आप सर्विस कर सकते हैं। जी, तो अगला सवाल भी ले लेते हैं हम। कौन है जो अगला सवाल करेगा? जी, हेलो मैम। हेलो सर, मेरा नाम हर्षवीर है, मैं क्लास 12th कॉमर्स से हूँ। मेरा सवाल जे सर से। सर, मतलब सीएस कंप्लीट करने के बाद सीएस का रोल क्या होता है कंपनी में, और वो क्या क्या काम करता है? जैसा कि आपका जो सवाल है स्पेसिफिक कंपनी सेक्रेटरी का, एक कंपनी में क्या काम होता है, तो सबसे पहले काम क्या होता है, जो जिम्मेदारी, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी में क्या पोजीशन होती है। सो कंपनी सेक्रेटरी की जो पोजीशन होती है बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन होती है कंपनी में। कंपनी सेक्रेटरी को इन कंपनीज एक्ट डिफाइन किया गया है एज ए की मैनेजरियल पर्सन विच इज 1 level बिलो टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड सिंस द कंपनी सेक्रेटरी पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ एंड सीएफओ, जो कंपनी में टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन होती है उनके इक्वल होती है। तो उतनी ही जितनी बड़ी आपकी पोजीशन है उतनी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारियाँ भी होती है। तो कंपनी सेक्रेटरी जो रेस्पॉन्सिबल होता है एक कंपनी में, वो होता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्वार्टरली, मंथली या एनुअली जो बोर्ड मीटिंग्स होती है वो बोर्ड मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाना। कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं तो कंपनी के शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग्स होती है तो वो जनरल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाना। देन कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी का फेस होता है जी। तो जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है, लेट्स से कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो गया, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंजेज हो गए, आईआरडीए हो गया, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है उन बॉडीज़ के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी एक फेस होता है उन रेगुलेटर्स के सामने कंपनी की कंप्लायंसेस को रिप्रेजेंट करना, कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, वो रेस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी की सारी कंप्लायंसेस टाइमली हो रही है या नहीं हो रही है। सिमिलरली कंपनी सेक्रेटरी की एक ब्रिज का काम करता है कंपनी सेक्रेटरी गवर्नमेंट एंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस गवर्नमेंट के पास में पास ऑन करना और गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास में पास ऑन करना, एक ब्रिज की तरह काम करता है ये कंपनी सेक्रेटरी। इसके अलावा कंपनी के जितने भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं वो मेंटेन करना, कंपनी के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं,
उन शेयर होल्डर्स की बहुत सारी क्वेरीज रहती है, वो क्वेरीज को रिजोल्व करना टाइमली, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स ही होते हैं जी। जो मालिक हैं तो वो उनका डायरेक्ट संपर्क कंपनी सेक्रेटरी से होता है, तो कंपनी सेक्रेटरी ही रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी सारी क्वेरीज को रिजोल्व करना। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करने हैं जो कंप्लाइंस बेस्ड या रेगुलेटरी बिजनेस कर रही है, लाइक अगर कोई NBFC है या कोई बैंक है या कोई मनी चेंजिंग बिजनेस वाली कंपनी है, मींस जो कंपनी एक्चुअली रेगुलेटरी बिजनेस कर रही है, रिजर्व बैंक या किसी भी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस बेस्ड बिजनेस कर रही है, तो लाइसेंस बेस्ड बिजनेस टोटली कंप्लाइंस बेस्ड बिजनेस होता है। तो उस केस में जो भी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज होती है, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज हो गई, या अदर किसी BSE या लिस्टेड कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो BSE, SEBI की या NSE, उनकी जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज है वो सारी कंप्लाइंसेज मैनेज करना सारा काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। बिल्कुल। एक सवाल और हम ले लेते हैं किसी स्टूडेंट से जी। मेरा नाम किरण चौधरी है। मेरा सवाल जय सर से है कि जैसे हम CS का कोर्स करते हैं तो उसके लिए हमें इंटर्नशिप कहाँ से करनी चाहिए और कैसे कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जब आप कंपनी सेक्रेटरीशिप करते हैं तो आप CS बनने के बाद में आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम करने वाले हैं, तो इंस्टीट्यूट ने क्या गाइडलाइंस बना रखी है कि आप काम जो CS बनने के बाद में जो करने वाले हैं वो पहले ही आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लें। तो वो कैसे सीख सकते हैं आप? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म जो है जो बेसिकली कंप्लाइंसेज में काम करते हैं, आप वहाँ पे जाके एक अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। जो आर्टिकलशिप जो होती है आपकी 21 मंथ्स की होती है, तो आप एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद में भी कर सकते हैं आर्टिकलशिप, या आप प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के बाद में भी आप ये आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं जी। या तो आप अपनी किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म जो होती है वहाँ पे जाके कर सकते हैं, या कोई भी लिस्टेड कंपनीज या कोई अनलिस्टेड कंपनी जहाँ पे फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड होता है उनके अंडर में भी जाके आप काम कर सकते हैं। वो कंपनीज आप सिंपली इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सभी कंपनीज लिस्टेड होती है, रजिस्टर्ड होती है, कौन कौन सी कंपनीज इस टाइप की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवा सकती है। तो आप वहाँ पे जाके भी अपनी ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप जहाँ से चाहिए आप वहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। रामस्वरूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान की पृष्ठभूमि से निकलकर, एक गांव की पृष्ठभूमि से निकलकर CS बनने का सफ़र आपका काफ़ी मोटिवेशनल रहा है, लेकिन राजस्थान के अलावा क्या मेट्रो सिटीज़ में भी CS बनने की अपार संभावनाएं अगर है, तो आने वाले 5 से 10 सालों में अगर हम बात करते हैं तो CS प्रोफेशन को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या भविष्य हो सकता है? देखो मैम, जिस टाइप से अभी अपने इंडिया के अंदर जो बिजनेस ग्रो कर रहा है, जैसे अभी अपने जो प्राइम मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री है, वो भी जैसे कि बोलना चाह रहे हैं कि देश में अपन को खुद का बिजनेस, मेक इन इंडिया का जो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला स्टार्ट किया देश के अंदर, उस हिसाब से जिस ग्रो से इंडस्ट्रीज खुद की अपनी इंडिया की इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री बढ़ेगी तो अपनी कंपनीज का ग्रो होगी तो सभी कंपनीज के अंदर कंप्लायंसेस तो करवाना पड़ेगा, और कंपनी के जो कंप्लायंसेस करने का जो काम करेगा वो कंपनी सेक्रेटरी ही कर पाएगा। तो जो आज देखा जाए, जब मैं पढ़ता था तब ऐसे, जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे ऐसे बोल रहे थे मेरे को, मेरे सर थे गुरुजी देव रविंद्र सर थे, वो मेरे को बोल रहे थे कि राम देखना कुछ साल बाद ऐसा होगा कि आपको CS ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। तो मतलब तो और फिर बाद में जैसे जैसे मेरे को लगा, आज ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए, उस टाइम हम जब ट्रेनिंग करते थे हम ढूंढते थे कि कोई ट्रेनिंग दे दे हमारे को, लेकिन आज ये है कि हम ढूंढ रहे कि कोई ट्रेनिंग मिल जाए जी। तो जिस हिसाब से क्योंकि वर्क इतना बढ़ गया है कि ट्रेनिंग सब ये चाहते हैं कि मैं आर्टिकलशिप रखूँ, तो अब जिस हिसाब से फ्यूचर में ऐसा लगने लग गया कि हम जिस टाइम पे जॉब ढूंढते थे कि यार CS मिलेगा, हमारे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आज के दिन ऐसा है कि हमारे पास डेली मेरे पास कम से कम 10 या 15 कॉल ऐसे मैसेज आते हैं कि हमारे को CS कोई हो तो बता दो, मतलब हमारे को CS की फुल टाइम CS की रिक्वायरमेंट है, हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, हमारे फर्म में रिक्वायरमेंट है। तो आज ये सिचुएशन हो रही है, तो ये देखो कि जब मेक इंडिया का ये प्रोसेस है, आज के 10 साल बाद ऐसा होगा कि मतलब लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे ढूंढेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी कहीं मिल जाए मेरे। बिल्कुल, मतलब अपार संभावनाएं हम समझ सकते हैं कि CS में भी है। अगर लोगों के मिथ है, भ्रम है कि CS में करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये मिथ आपने दूर कर दिया और हमारे आज के सपनों की उड़ान कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो भी आपने पूरा कर दिया है, हमारे युवाओं को दिशा दी है, उनको प्रेरित किया, और हमारे बीच आज उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड से, आज के कार्यक्रम से आपको CS बनने के करियर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कुछ डाउट्स रहे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए करियर के साथ और एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।